yesterday we talked about integrated rate equation for first order. Today we are going to discuss about pseudo first order reaction. आज हम pseudo first order reaction के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि pseudo first order reaction होती क्या है. Pseudo first order reaction are those reactions which are not first order, but under some circumstances they behave like a first order reaction. Actual में ये reaction आपकी सेकंड और थर्ड ऑर्डर की होती हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर these reaction behave like a first order reaction. यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन ओनली कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट और वन कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट. ऐसी रिएक्शन को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से जानते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. आज हम जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के दो एग्जांपल्स को यहां पर डिस्कस करेंगे. एग्जांपल 1 है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट एंड एग्जांपल 2 है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. इन दो एग्जांपल को हम डिटेल से यहां पर पढ़ेंगे. पेपर के अंदर इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है और जो है इनके बारे में पूछ लिया जाता है आपके पेपर के अंदर. तो हम यहाँ पर इसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट. आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर एक रिएक्शन पढ़ी थी एस्ट्रिफिकेशन के नाम से. व्हाट डू यू मीन बाय एस्ट्रिफिकेशन? ये एस्ट्रिफिकेशन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड गिव द एस्टर. दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्ट्रिफिकेशन. द रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम उल्टा कर दें, दैट रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. उसको हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस बोलते हैं. दिस रिएक्शन इज आल्सो takes place in the presence of H plus ion, यानी एसिड की प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन होती है. अब इस रिएक्शन में आप ध्यान से देखें, हमने लिया है इथाइल एसीटेट. यहां पर एक प्रोडक्ट हमारे पास एसिटिक एसिड है. वन ऑफ द प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन इज एसिटिक एसिड. सो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन is detected or calculated by titrating it against the NaOH solution. हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको टाइट्रेट करके इसकी कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं कि कितना एसिटिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हुआ है. अब यहां पर हम कुछ चीजें नोट करेंगे. कौन सी? वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट टाइम t इज इक्वल टू 0. जब आपका टाइम t 0 था, मतलब जब आपकी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी, उस टाइम पर NaOH का जो वॉल्यूम यूज हुआ है दैट इज V0. NaOH का कितना वॉल्यूम यूज हुआ? V0. अब V0 जो है वो किसके साथ रिएक्ट किया? अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट. जितना एसिड आपने कैटलिस्ट के रूप में लिया है उतना ज्यादा वॉल्यूम यूज होगा NaOH का, क्योंकि एसिटिक एसिड तो वहां पर बना ही नहीं है. वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट टाइम t. टाइम t के ऊपर NaOH का कितना वॉल्यूम जो है वो यूज हुआ है वो हो गया आपका Vt. अब Vt जो है वो किसके बराबर है? एक चीज, ये एसिड जो है वो कैटलिस्ट के रूप में प्रेजेंट है, प्लस एसिटिक एसिड बना है. इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. तो यहां पर Vt इज डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट प्लस अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म. अब यहां पर अमाउंट ऑफ एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस इज इक्वल टू
और इज डिपेंड अपॉन Vt माइनस V0, क्योंकि अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट है V0 और Vt है टोटल वॉल्यूम। तो Vt में से V0 घटा दोगे तो इसका वॉल्यूम बच जाएगा, इसकी अमाउंट बच जाएगी। अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस एंड अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एसिटेट रिएक्टेड। कितने नंबर ऑफ मोल्स इसके रिएक्ट किए, दैट इज x। तो यू कैन से दैट Vt माइनस V0, Vt माइनस V0 इज प्रोपोर्शनल टू x के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, x के। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज एट इनफाइनाइट टाइम। बहुत टाइम हो गया रिएक्शन को भी, 24 आवर एंड मोर, इतना टाइम हमने रिएक्शन को दे दिया। उसके बाद मैक्सिमम ये जो है वो आपका रिएक्ट कर जाएगा। अमाउंट ऑफ NaOH यूज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ एसिड यूज्ड एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के रूप में आपने कितना एसिड लिया है, प्लस इससे ज्यादा अमाउंट कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड की प्रोड्यूस नहीं हो सकती। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस। तो यहां पर अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस एट इनफाइनाइट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू V इंफिनिटी माइनस 0, क्योंकि V इंफिनिटी ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ NaOH यू एट इनफाइनाइट टाइम, ये हो गया V इंफिनिटी। अमाउंट ऑफ एसिड यूज्ड एज कैटलिस्ट V0, V इंफिनिटी में से V0 निकाल दोगे तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस आ जाएगा आपके पास। अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस इज डिपेंड अपॉन इनिशियल अमाउंट ऑफ इथाइल एसिटेट। स्टार्टिंग में आपने कितना इथाइल एसिटेट लिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां पर A इज प्रोपोर्शनल टू V इंफिनिटी माइनस V0, x प्रोपोर्शनल टू Vt माइनस V0। इस इक्वेशन में जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है आपकी 2.303 डिवाइडेड बाई t log A अपॉन A माइनस x, इस इक्वेशन के अंदर आप A और x की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2.303 डिवाइडेड बाई t log V इंफिनिटी माइनस V0 डिवाइडेड बाई V इंफिनिटी माइनस Vt। ये इक्वेशन हम यूज करेंगे इस रिएक्शन के लिए। इस रिएक्शन के लिए आपकी ये इक्वेशन है। पेपर के अंदर जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें आपको V0, V इंफिनिटी या Vt दिया होगा, आपको निकालना है कि रेट कांस्टेंट निकालना है या टाइम निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड एग्जांपल, inversion of cane sugar, sucrose. When sucrose is hydrolyzed, then it will give glucose and fructose. Here water is present as a solvent. Water किसके रूप में है, solvent, and solvent is present in large excess amount, so there is no effect on its concentration. Hence rate of reaction depend upon only the concentration of sucrose. केवल सुक्रोज की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर ये थी तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बिहेव किसकी तरह करी है, फर्स्ट ऑर्डर की। सो इट इज एग्जांपल ऑफ ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां पर जो आपका सुक्रोज है, इट इज ए डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड विद डेक्स्ट्रो रोटेशन 66.5 डिग्री। Here glucose is dextrorotatory and fructose is levorotatory, and the mixture is levorotatory because levorotation of fructose is greater than that of dextrorotation of glucose. तो जो इसका मिक्सचर होगा वो levorotatory। अब इसको हम इन्वर्जन बोलते हैं, क्यों, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी से levorotatory में कन्वर्ट हो गया when it hydrolyzed. So this reaction is known as inversion.
इस रिएक्शन को हम इन्वर्जन के नाम से जानते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब यहां पर काइनेटिक ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी स्टडीड बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ रोटेशन एट ए डिफरेंट टाइम इंटरवल। अलग अलग टाइम पे हम एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करके इसकी काइनेटिक स्टडी कर सकते हैं। एंड एंगल ऑफ रोटेशन कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट नेम्ड एज ए पोलेरीमीटर। हम जो एंगल ऑफ रोटेशन मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जिसको पोलेरीमीटर कहा जाता है। ये रहा भी हमारे पास। अब यहां पर ये तीन चीजें हमारे पास आई। एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी, इसकी हाइड्रोलाइसिस शुरू ही नहीं हुई थी, उस टाइम पर एंगल ऑफ रोटेशन हमने मान लिया r0। एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम t दैट इज rt। एंगल ऑफ रोटेशन एट इनफाइनाइट टाइम, जब बहुत लंबा समय 24 आवर एंड मोर, उस टाइम पे r इंफिनिटी मान लिया। अब यहां से r0 माइनस rt इज डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सुक्रोज हाइड्रोलाइज। कितनी सुक्रोज की अमाउंट हाइड्रोलाइज हुई है, दैट इज x के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका जो है हाइड्रोलाइज होता जाएगा, इसकी डेक्स्ट्रो रोटेशन कम होती जाएगी और लीवर रोटेटरी की तरफ बढ़ता जाएगा। तो यहां पर r0 माइनस rt एंगल ऑफ रोटेशन कितना रोटेट हुआ है वो आपका यहां पर पता चल जाएगा, दैट इज डिपेंड अपॉन x। तो x आपका किसके बराबर हो गया, r0 माइनस rt के। यहां पर r0 माइनस r इंफिनिटी is depend upon amount of sucrose taken initially. This is the maximum angle of rotation. ये आपका मैक्सिमम एंगल ऑफ रोटेशन होगा, और मैक्सिमम एंगल किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने इसकी मैक्सिमम अमाउंट कितनी ली, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर, दैट इज ए। अब आपने ए और एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी 2.303 डिवाइडेड बाई टी log r0 माइनस r इंफिनिटी डिवाइडेड बाई rt माइनस r इंफिनिटी। ये दो एग्जाम्पल हमने लेने हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक इसी से रिलेटेड है अभी, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑलवेज फॉलो दिस रिएक्शन, वो हमेशा इस रिएक्शन को फॉलो करेगा। अब रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, द रेट ऑफ disintegration of a radioactive substance with respect to time is known as a rate of radioactive disintegration। इसको हम दिखाते हैं -dn change in concentration of radioactive substance upon dt is equal to rate Q। इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलवेज half life period is also T half of radioactive substance can be calculated by this formula। जो फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के अंदर है T half निकालने का, वही फॉर्मूला हम यहां पर यूज करते हैं। केवल एक चीज यहां पर आपको अलग मिलेगी बच्चे, यू विल फाइंड वन थिंग न्यू हियर, that is average life of a radioactive substance। average life, और average life क्या होती है 1.44 into T half, because complete age of a radioactive substance cannot be calculated by accuracy, so we can calculate the average life of a
radioactive substance and it can be calculated by this formula 1.44 into में T half T। इस तरह से यहाँ पे एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो वो दे सकते हैं। सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक बच्चे। आज हमने इस टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, बाकी हम इस यूनिट के अंदर कल डिस्कस करेंगे।